हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी की आपकी जो सीरीज चली हुई है पार्ट वाइज। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों, जिसको हम श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब रेस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है? तो ये होता क्या है कि जिसमें आपका जो आपकी ऑक्सीजन होती है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन दोनों गैसों का एक्सचेंज होना ही आपका O2 हो गया और आपका CO2। ऑक्सीजन प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों, उनका जब एक्सचेंज होता है तो वही क्या कहलाता है? हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। अब इसमें हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो ऐसी दवाइयाँ या ऐसी मेडिसिन्स जो आपकी श्वसन तंत्र के ऊपर काम करने वाली है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम इज टू अलाउ गैसेस एक्सचेंज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है कि मतलब एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब बॉडी के जितने भी ऑल ओवर पार्ट्स है, लगभग सभी पार्ट्स के अंदर, तो वही क्या कहलाता है? हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मान लिया ये हमारे क्या है बच्चों? लंग्स है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा पूरा ट्रैकिया होता है। ठीक है, जो ये इधर आ रहा है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? सेप्टम बोलते हैं। और अंदर की साइड जो होते हैं हमारी ब्रोंकाई होती है। क्या होती है? ब्रोंकाई। और ये जो इससे ब्रांच निकलती है, ये जो ब्रांच निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंचोल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंचोल्स। और जो यहाँ पे अंगूर के गुच्छे के आकार की होती है हमारी, वो क्या होती है? एल्वोइली होती है बच्चों। वो क्या होती है? एल्वोइली। ठीक है, एल्वोइली के अंदर हमारा ब्लड और आपका हीमोग्लोबिन होता है। उसकी वजह से आपका जो एयर है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन वहीं से होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। ऑल सेल्स रिक्वायर ए कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड मस्ट कॉन्टीन्यूसली एलिमिनेट ए मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी सेल्स है, तो वो एक क्या कर रही है? एक तरीके से कॉन्टीन्यूस सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन की। ठीक है, और एक प्रकार से कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे क्या होता है? एलिमिनेट होती है चीज़ें, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट की। तो रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या होते हैं? रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट और एनालेप्टिक आर यूज टू स्टिमुलेट द रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब स्टिमुलेट से ही पता चल रहा है कि वो उस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। तो इसमें सेम ऐसे ही हमारा एनालेप्टिक है। एनालेप्टिक को और आपका रेस्पायरेटरी स्टिमुलेट को स्टिमुलेट करने के लिए जो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम इंडिविजुअल ड्रग देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन सी यूज करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी डोक्साप्राम। ठीक है, कौन सी आती है बच्चों? डोक्साप्राम। ये क्या होती है? इट इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू IV रूट। हम इसको क्या कर सकते हैं? नसों के द्वारा यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्यूट रेस्पायरेटरी फेलियर। एक्यूट का मतलब होता है कि अचानक से। क्या होता है बच्चों? अचानक से यदि आपको सांस लेने में या आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम अचानक से फेल हो गया, तो उसको हम IV रूट से दे सकते हैं। ठीक है, इट एक्ट बाय प्रोमोटिंग एक्साइटेशन ऑफ सेंट्रल न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि ये एक्ट जो करता है, सेंट्रल न्यूरॉन को प्रोमोट करता है, एक्साइटेशन लाता है सेंट्रल न्यूरॉन के अंदर, तो हम इसको IV रूट से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेस्पायरेशन इज स्टिमुलेटेड थ्रू कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडी कीमो रिसेप्टर एज वेल एज फॉलिंग BP राइजेस। तो इसमें क्या होता है बच्चों? जो आपका रेस्पायरेशन है वो स्टिमुलेट हो रहा है, और दूसरी चीज़ वहाँ पे जो कैरोटिड है और आपका एरोटिड है बॉडी के अंदर, जो कीमो रिसेप्टार्स होते हैं हमारे, तो वो क्या कर सकते हैं? आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं बच्चों? ठीक है,
जो मैंने अभी बताया था लंग्स के अंदर, मान लिया ये हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, और ये क्या होते हैं हमारे ब्रोंको होते हैं, ये क्या होते हैं ब्रोंचोल्स होते हैं, जो ब्रांच निकली हुई है, ठीक है, ये ब्रोंचोल्स, ये ब्रोंकाई होती है, और इनके ऊपर हमारी एल्वोइली होती है, ठीक है, इस प्रकार। तो इस उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, ये डायलेट कर रहे हैं, ठीक है जी, इस वजह से हम इसको ब्रोंको डायलेटर के नाम से जानते हैं। अब इसमें फर्स्ट है आपका सिंपैथोमिमेटिक्स एजेंट, जिसको हम बीटा 2 एगोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो फर्स्ट है आपका शॉर्ट एक्टिंग है, तो मतलब उसका जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो 10 मिनट का होगा। इसमें ड्रग आती है हमारी साल्बिटामोल और आपका टर्बुटालीन, ठीक है। लॉन्गर एक्टिंग की अगर हम बात करें लंबे टाइम की, तो ये 12 घंटे है इसका। इसमें ड्रग आती है हमारी सालमेट्रोल, फेनोट्रियोल और आपका फॉर्मिट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेंथीन डेरिवेटिव कौन कौन सी होती है, थियोफाइलिन और आपका अमाइनोफाइलिन। थियोफाइलिन को हम डेरिफाइलिन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, डेरिफाइलिन, ठीक है। जो मान लिया किसी पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको थियोफाइलिन या डेरिफाइलिन का इंजेक्शन दे सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़, इसमें एंटीकोलिनर्जिक एजेंट में ड्रग आती है हमारी आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और आपका एट्रोपिन, ठीक। चलिए अब इसमें देख लेते हैं जेंथीन डेरिवेटिव्स होते क्या है बच्चों। तो ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन क्लिनिकली मेडिसिन्स इज थियोफाइलिन 1,3 डाइमिथाइल जेंथीन विच कैन आल्सो बी यूज एज थियोफाइलिन इथाइलिन डायामाइन नोन एज अमाइनोफाइलिन, ठीक है। इसको हम एक प्रकार से क्लिनिकली मेडिसिन्स के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जो आपका थियोफाइलिन होता है, इसके अंदर होता है आपका कंपोजिशन की बात करें तो 1,3 डाइमिथाइल जेंथीन पाया जाता है, और हम इसको थियोफाइलिन जो होता है आपका और इथाइलिन डाइअमाइन होता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमाइनोफाइलिन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। चलिए अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी, स्मूथ मसल्स और आपका किडनी और आपका स्केलेटल मसल्स और आपका स्टमक भी आता है, ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं। अब इसमें ड्रग है हमारी थियोफाइलिन, इम्पोर्टेंट ड्रग है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो थियोफाइलिन क्या होते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज डाइमिथाइल जेंथीन, इसको हम किस नाम से जानते हैं, डाइमिथाइल जेंथीन के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़, इट इज़ यूज्ड इन थेरेपी फॉर रेस्पायरेटरी डिजीज, रेस्पायरेटरी मतलब जो सांस श्वसन तंत्र की बीमारी है उसकी थेरेपी में हम इसको यूज कर सकते हैं, सच एज COPD और आपका अस्थमा, ठीक है बच्चों, COPD और आपका अस्थमा वाली बीमारी में हम इसको यूज कर सकते हैं, जो आपका थियोफाइलिन है। थियोफाइलिन के थेराप्यूटिक यूज की अगर हम बात करें तो एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, अचानक से अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा आ गया तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, COPD में भी यूज कर सकते हो, इन्फेंट एपनिया, ठीक है, यदि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि उनको एपनी की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं उसके लिए भी। अब बात करते हैं हम इसके ADR की, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की अगर हम बात करें, सॉरी इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो बच्चों इसमें एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है, आपका नोजिया, जी भी मिचला सकता है, वोमिटिंग उल्टी भी लग सकती है, डायरिया भी हो सकता है, हार्ट रेट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, CNS एक्साइटेशन भी हो सकता है, इंसोम्निया भी हो सकता है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, और आपका डिजीनेस चक्कर भी आपको आ सकते हैं बच्चों, ये इसकी एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे थियोफाइलिन के। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जिक एजेंट क्या होते हैं, चलो इसमें देख लेते हैं। रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बट रेस्पॉन्स इज स्लोअर देन दैट ऑफ सिंपैथोमिमेटिक्स। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, जो आपका एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होते हैं, सबसे पहली बात तो वो रिलैक्सेशन का काम करते हैं। किस किस चीज़ को रिलैक्सेशन कर सकते हो, जैसे आपका ब्रोंकियल हो गया और आपका स्मूथ मसल्स होती है, लेकिन
वो क्या करते हैं बच्चों, रेस्पॉन्स धीरे धीरे करते हैं, उनका जो रेस्पॉन्स होता है स्लोअर होता है, ठीक है, जैसे आपका सिंपैथोमिमेटिक। अब इसमें ड्रग है आपका आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज गिवन बाय इनहेलेशन। आप इसको इनहेलेशन के द्वारा यूज कर सकते हो, जो आपका आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन क्रोनिक ब्रोंचाइटिस इंक्लूडिंग सीओपीडी, ठीक है। अब इसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है किस किस चीज़ के लिए, जैसे आपका क्रोनिक का मतलब जो लंबे समय से आपको ब्रोंकाई की बीमारी चली हुई आ रही है, इसमें जैसे आपकी इंक्लूड की गई है सीओपीडी डिजीज़, ठीक है बच्चों। अब इसका हम थेराप्यूटिक यूज के बारे में देख लेते हैं, एंटीकोलिनर्जिक का थेराप्यूटिक यूज क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, सीवियर एक्यूट एपिसोड, इसमें भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका क्रोनिक ब्रोंकाइट्स और आपका सीओपीडी, ठीक है। अब इसमें ड्रग आती है हमारी आइप्राट्रोपियम, ठीक है। इसमें देख लेते हैं आपकी आइप्राट्रोपियम ड्रग क्या है। इट इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है बच्चों। इट ब्लॉक द मस्क्रेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार्स। और दूसरी चीज़, ये आपके जो मस्क्रेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टार होते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करती है, ठीक। इन द स्मूथ मसल्स के अंदर ऑफ द ब्रोंकाई इन द लंग्स, ठीक है, जो आपकी ब्रोंकाई होती है लंग्स में। दूसरी चीज़, दिस ओपन द ब्रोंकाई एंड प्रोवाइड रिलीफ इन सीओपीडी एंड एक्यूट अस्थमा। और ये क्या करती है, जो आपकी ब्रोंकाई होती है उसको ओपन करती है और हमें बहुत सारा क्या करती है बच्चों, रिलीफ प्रदान, मतलब आराम प्रदान करती है। जैसे यदि आपको सीओपीडी की बीमारी है या आपको एक्यूट अस्थमा की बीमारी है, तो उसके लिए आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग या आइप्राट्रोपियम यूज कर सकते हैं। इसके थेराप्यूटिक यूज क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, तो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, ठीक है। दूसरा सीओपीडी एंड अस्थमा और आपका नेजल कॉन्जेशन, तो इसका यूज हम थेराप्यूटिक कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, ड्राई माउथ, आपका जो मुंह के अंदर है सूखापन भी हो सकता है, सेडेशन भी हो सकता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है और आपका नोजिया भी हो सकता है, पाल्पिटेशन, आपको चक्कर भी आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ही, नेजल डीकंजेस्टेंट। नेजल डीकंजेस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, दीज आर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, ठीक है। इस ऐसे एजेंट होते हैं विच श्रिंक द सोलो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल पासेज, ठीक है। जो वहाँ पे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नेजल जो नेजल होता है आपका, एक नाक बोल सकते हो आप, ठीक है, तो उसको भी आराम प्रदान करने में बहुत मदद करती है, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज वैन नेजल ए ब्रोंकाइल डिकॉन्जेशन अकर्स इन एलर्जिक रिनाइटिस, हे फीवर्स, कॉमन कोल्ड, ठीक है। और इसका हम कॉमनली यूज कर सकते हैं जब आप नेजल ब्रोंकियल डिकॉन्जेशन होता है, यदि आपको, जैसे आपको एलर्जिक रिनाइटिस हो गया, हे फीवर हो गया और आपका कॉमन कोल्ड हो गया, तो उसके लिए भी आप इसको प्रॉपर यूज कर सकते हो। अब इसमें आती है नेजल प्रिपरेशन के अंदर कौन कौन सी आती है, इपिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड 0.5%, नेक्स्ट है आपका फिनाइल एफ्रीन 1 से 2%, जाइलोमिथाजोल 0.05% से लेके 0.1%, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमिथाजोलिन 0.025%। नेक्स्ट है आपका ओरल प्रिपरेशन। ओरल प्रिपरेशन में आप फिनाइल प्रोपेनोएलामाइन और इसमें जो mg है आपका 25 से 50 mg टैबलेट। नेक्स्ट है आपका सूडो इपिड्रीन 30 mg टैबलेट या आपका 5 ml सिरप। इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों, एक्यूट और कोरोनिक रिनेटाइस, इसमें भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनुसाइड्स और आपका कोल्ड के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टोरेंट,
एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है बच्चों, आप सबने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो इसमें एक्सपेक्टोरेंट जो होता है आपका क्या होता है, ये एक प्रकार से म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट एजेंट होते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जनरली अगर हम एक भाषा में बात करें तो ये कफ को रिलीव करते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आपका कफ होता है कफ को रिलीव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको म्यूकोलाइटिक या एक्सपेक्टोरेंट के एजेंट के नाम से जानते हैं। इसमें देख लेते हैं ये क्या होता है, यह ग्लाइकोसामिनोग्लूकेन्स को हाइड्रोलाइजिंग करके, ठीक है, जो बच्चों आपका ग्लाइकोसामिनोग्लूकेन होता है उसको हाइड्रोलाइजिंग करके म्यूसिन बॉडी के सिक्रीशन और आपके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी चिपचिपाहट वहाँ पे कम हो जाती है बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग बिलीव टू इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन और रिड्यूज इट्स विस्कोसिटी फैसिलिटेटिंग इट्स रिमूवल बाय कफिंग, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग होती है जो क्या करती है बच्चों, आपका जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है उसको बढ़ा रही है, और जो वहाँ पे विस्कोसिटी है, एक प्रकार से जो हल्की सी गाढ़ी टाइप की लिक्विड बना हुआ है उसको वहाँ पे कम कर रही है, और वहाँ से फिर कप को क्या कर रही है, रिमूव कर रही है। जो कप बना हुआ है बच्चों, ठीक है, कफ, ठीक, उसको बाहर निकाल रही है, ठीक। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें डायरेक्टली एक्टिंग। अगर डायरेक्टली एक्टिंग की बात करें तो इसमें ड्रग आती है हमारी सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, बाल्सम ऑफ टोलू वसाका, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका इसमें रिफ्लेक्सली एक्टिंग। इसमें आती है आपका अमोनियम क्लोराइड, कार्बोनेट और आपका पोटेशियम आयोडाइड। थर्ड है आपका म्यूकोलाइटिक। इसमें आती है हमारी ब्रोमोजीन और आपका एम्ब्रोक्सोल और आपका एसिटाइल सिस्टीन। अब इसकी अगर हम थेरेप्यूटिक यूज की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी यूज कर सकते हैं, और आपका ब्रोंकोपुल्मोनरी डिजीज में भी यूज की कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं इसके बच्चों। जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें आपका नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत बन सकती है। सीएनएस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए अब इसमें ड्रग देख लेते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड 0.2 से लेके 0.3 ग्राम। ये क्या होता है, इट इज़ सिक्रेटेड बाय ब्रोंकियल ग्लैंड्स एंड दिस प्रोसेस दैम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये किसके द्वारा सिक्रीशन होता है इसका बच्चों, ये ब्रोंकियल जो ग्लैंड्स होती है आपकी, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल सकते हैं, या ये क्या कर सकता है, आपका जो सिक्रीशन की जो वॉल्यूम होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ब्रोंकियल ग्लैंड से ही सिक्रीट हो रहा है। दूसरी चीज़, प्रोलोंग यूज कैन इंड्यूज गोइचर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। यदि आप इसको लंबे समय तक यूज करते हो तो आपको घेंगा जो रोग होता है बच्चों, गोइचर बोलते हैं जिसको, वो आपको देखने को मिल सकता है, या आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी भी हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा एंटी टसीव एजेंट। एंटी टसीव एजेंट, तो ये क्या होते हैं बच्चों, एंटी टसीव एजेंट भी ऐसे ही होते हैं। ये क्या करते हैं, कफ को रिलीव कराने में बहुत मददगार होते हैं, ठीक है। दे एक्ट इन द सीएनएस टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर और एक्ट पेरिफेरली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिड्यूज टसल इम्पल्सेस और बोथ दीज एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो एक्ट करते हैं बच्चों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, और जो आपका कफ सेंटर होता है, ठीक है, और फिर एक्ट करते हैं आपका पेरिफेरली सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, और वहाँ पे क्या कर देते हैं, जो एक प्रकार से इम्पल्स का जो टसल है, टसल इम्पल्स है, उसको रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं, और तब जाके ये अपना एक्शन दोनों प्रकार से शो करते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे एंटी टसीव एजेंट कहलाते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं बच्चों ये, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और आपका जो कप सेंटर होता है उस पर जाके एक्ट करते हैं, और वहाँ से रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसमें जो कफ होता है जमाव, कफ का जमाव, उसको रिमूव कराने का भी काम करते हैं,
और जो टसल्स इम्पल्स है उसको भी कम करते हैं, और तब जाके दोनों प्रकार से रेस्पॉन्स शो करते हैं। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका ओपोइड्स, इसमें आपका आता है कोडीन और आपका फोलोकोडीन और आपका इथाइल मॉर्फिन, आपका मॉर्फिन। नेक्स्ट है आपका नॉन ओपोइड। नॉन ओपोइड में ड्रग आती है आपकी नोस्कापिन, डेक्स्ट्रामिथोर्फेन आता है और आपका ओजिलाडीन आता है, एसेट्रा। नेक्स्ट है आपका एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन में आपका आता है क्लोरफेनिरामाइन, डाइफिनाइहाइड्रामाइन और आपका प्रोमिथाजीन। इसके थेराप्यूटिक यूज देख लेते हैं बच्चों। सिंपैथोमिमेटिक रिलीफ, कफ को रिलीव कराने में ये मददगार होता है। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट है आपका बेंजोनेट, ठीक है, इसमें डिजीनेस, हेडेक, सेडेशन, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है आपका कोडीन एंड हाइड्रोकोडोन, तो ये आपको सेडेशन कर सकता है, नोजिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका डेक्स्ट्रामिथोर्फेन, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और नोजिया। नेक्स्ट है आपका डाइफिनाइहाइड्रामाइन, ये आपको कर सकता है सेडेशन और ड्राई माउथ एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोडीन, तो देखो कोडीन ये एक प्रकार का कफ सिरप आता है बच्चों, जिसको हम कोडीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, ओपोइड एनाल्जेसिक भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद हल्की सी हमें नींद आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? नींद आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 3 मिथाइल मॉर्फिन, क्योंकि ये क्या होता है एक प्रकार से ए नेचुरल आइसोमर ऑफ मिथाइलेटेड मॉर्फिन। इसमें क्या होता है एक प्रकार से नेचुरल आइसोमर होता है बच्चों, किसका? मिथाइलेटेड मॉर्फिन का। ठीक है, इसलिए हम 3 मिथाइल मॉर्फिन के नाम से हम इसको जानते हैं। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी इट इज़ ए म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये क्या होता है बच्चों? म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ओवरडोज प्रोड्यूस सीएनएस डिप्रेशन, यदि आप इसकी ओवरडोज यूज करोगे तो ये आपका सीएनएस डिप्रेस भी कर सकता है और आपको रेस्पायरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, और जो आपका पिन पॉइंट ऑफ पिपिल, जो पिपिल का पिन पॉइंट होता है, और आप कोमा में भी जा सकते हो बच्चों। ठीक है, बट टू ए लेजर डिग्री दैन मॉर्फिन। ठीक है, लेकिन मॉर्फिन के मुकाबले क्या होता है, इसकी डिग्री जो वो थोड़ी कम होती है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूज। इसका कहाँ कर सकते हैं? कफ के लिए, डायरिया के लिए और आपका बोल सिंड्रोम के लिए। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ईचिंग देखने को मिल सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, ड्राइनेस और आपका डिप्रेशन। नेक्स्ट ड्रग है आपकी डेक्स्ट्रामिथोर्फेन। ठीक है, तो डेक्स्ट्रामिथोर्फेन क्या होती है? इट इज़ एन एंटीटसिव। ये क्या होती है? एंटीटसिव होती है, कफ सप्रेसेंट होती है एक प्रकार से। इट इज़ सोल्ड इन सिरप। ठीक है, इसको ये सिरप की फॉर्म में बेची जाती है, आपको मिल जाएगी, टैबलेट की फॉर्म में भी मिल जाएगी और आपका स्प्रे की फॉर्म में भी मिल जाएगी और लोजेंजिस टैबलेट की फॉर्म में भी मिल जाएगी और वाइट पाउडर की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, यदि आप बच्चे को दे रहे हो, ज़्यादा ओवरडोज आपने दे दी, तो आपको जो इन्फेंट है उसकी अचानक से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा बॉडी इचिंग भी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, ड्रोजीनेस, डिजीनेस, वोमिटिंग भी हो सकती है, ब्लड विजन भी हो सकता है, धुंधलापन, स्वेटिंग, पसीना भी आ सकता है, फीवर भी हो सकता है, डायरिया, दस्त भी आपको लग सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक था हमारा यही था बस। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस लेक्चर को, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे और हमें भी एक प्रकार का आपकी ओर से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।